10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। बिरोर में रहेंगे अगले आधे घंटे आपके साथ। कविता जैन और राजेश पालवे पिछले शो से हमारे साथ बने हुए हैं। साथ ही निर्मल बैंक से विकास सालुंके जुड़ेंगे और 5paisa.com के रुचित जैन भी अपनी टॉप ट्रेड्स के साथ जुड़ेंगे। इनके अलावा बिग मार्केट वॉइसेस में आज हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ने वाले हैं। मार्केट फंडामेंटल्स पर इन्वेस्को म्यूचुअल फंड के CIO ताहिर बादशाह से होगी एक खास बातचीत। साथ ही केडियानॉमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया से समझेंगे मार्केट का टेक्निकल सेटअप। लेकिन इससे पहले एक बार जरा मार्केट का रुख कर दें। और इस समय मार्केट डे लो पर, हालांकि बहुत ज़्यादा नीचे नहीं है निफ्टी लेवल पर, लेकिन डे हाई से अच्छा खासा स्लिप करते हुए करीब 75 पॉइंट। लेकिन दिक्कत है बैंक निफ्टी अब 207 पॉइंट नीचे। और कल जो बैंक निफ्टी के फेवर में था प्राइवेट बैंक्स, आज वो सारे के सारे स्टॉक्स बैंक निफ्टी के अगेंस्ट काम करते हुए, चाहे आप HDFC बैंक देखें, चाहे आप ICICI बैंक देखें, और इवन चाहे आप कोटक महिंद्रा बैंक को देखें, वो भी थोड़ा सा डे लो पर आया। उसके सामने लेकिन मार्केट को संभाल रहे हैं FMCG इंडेक्स। डे हाई से थोड़ा नीचे आया, लेकिन फिर भी आज का इंडेक्स ऑफ द डे अब 2.5% ऊपर। और उसके अलावा कुछ हद तक सेलेक्ट IT स्टॉक्स जैसे कि TCS, यहाँ पर अभी भी रिलेटिव स्ट्रेंथ है कंपेयर टू बाकी की मार्केट। यहाँ पर इस समय फिर भी मोमेंटम है। लेकिन आज के स्टॉक्स ऑफ द डे में क्लियरली FMCG की बादशाहत मैरिको, गोदरेज कंज्यूमर, डाबर, हिंदुस्तान यूनिलीवर, कोलगेट, ब्रिटानिया, ITC और नेस्ले। और अगर आप जोड़ना चाहें तो इंडियन होटल्स और टाटा कंज्यूमर को भी जोड़ दें, तो 12 में से टॉप 10 गेनर्स सारे के सारे कंजम्पशन बास्केट से। बीरू, बिल्कुल। अब एक काम करते हैं, यहाँ से ट्रेड्स को पिक कर लेते हैं और पैनल आपकी स्क्रीन पे है जो हमारे साथ है, और फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं विकास और रचित जैन जी। विकास नमस्कार, आपके दो ट्रेड्स इस वक्त के। गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी। देखो, ओवरऑल मार्केट का सेटअप थोड़ा सा वॉलेटिलिटी यहाँ पे देखने मिल सकती है। तो मुझे लगता है मेरे दोनों साइड में एक काउंटर यहाँ पे देखने मिलेगा। पहले तो सेल कॉल रहेगा डीवी स्लैब। डीवी स्लैब में मुझे लगता है यहाँ से वापस से एक प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकती है। लास्ट 3 ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा है कि इसी रेंज पे आके रुक रहा था, लेकिन आज वापस वो 3940 फ्यूचर 3950 के आसपास फ्यूचर में ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। तो यहाँ पे सेल कॉल रहेगा। नीचे में 3800 के आसपास के टारगेट डीवी स्लैब में आते हुए देखने मिलेंगे। ऊपर में स्टॉप लॉस जो देखने मिलेगा वो 4010 के आसपास का। तो मेरा पहला कॉल रहेगा डीवी स्लैब सेल। दूसरा मेरा बाय कॉल रहेगा आईटीसी वापस 200 DMA के ऊपर सस्टेन करते हुए देखने मिल रहा है, जो अराउंड 440 के ऊपर आ रहा है, और आज 442 के ऊपर अभी फिलहाल तो ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। तो आईटीसी यहाँ पे बाय कॉल रहेगा। ऊपर में जो टारगेट निकल के आ रहे हैं वो 452 54 के आसपास के टारगेट यहाँ पे आईटीसी में देखने मिल सकते हैं। नीचे में जो स्टॉप लॉस यहाँ पे देखने मिल रहा है वो 436 का है। तो 436 के स्टॉप लॉस से यहाँ पे आईटीसी को बाय करना है 454 के टारगेट। ओके चलिए, तो ये समय रुचित की दो पिक्स, एक सेल डीवी स्लैब्स पर, एक बाय विकास की ITC पर। अब रुचित के पास चलते हैं। रुचित गुड मॉर्निंग, आपकी दो ट्रेड्स। जी वेरी गुड मॉर्निंग। वेल, दो स्टॉक्स है, दोनों ही खरीदारी की साइड रहेगी मेरे पिक्स। नो, पहली पिक रहेगी इंडिया मार्ट में, कि जहाँ पे हमने रिसेंटली रिजल्ट्स के टाइम पे जो एक ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट देखा था वो बहुत ही बेहतरीन वॉल्यूम्स के साथ हुआ था। उसके बाद लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन में थोड़ा पुल बैक मूव आया, बट कहीं पे भी वॉल्यूम बेस्ड सेलिंग नहीं है। सो प्राइस अप मूव में अच्छे वॉल्यूम्स होना, करेक्शंस में कम वॉल्यूम्स होना, आई थिंक ये सब एक पॉजिटिव साइंस, और इस करेक्शन में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये स्टॉक में खरीदारी करने के लिए। करंट लेवल्स पे 2690 के स्टॉप लॉस है। थोड़ा शॉर्ट टर्म के लिए 3000 के टारगेट्स के अराउंड 3000 के अराउंड के टारगेट्स रखे इंडिया मार्ट में खरीदारी करे। और भारत फोर्ज मेरी सेकंड पिक रहेगी। मोर और लेस सिमिलर स्ट्रक्चर है, जहां पे प्राइस अप मूव, अच्छे वॉल्यूम्स है, करेक्शंस में कम वॉल्यूम्स है, स्टॉक फिर से अपने आवरली चार्ट्स के साथ मूविंग एवरेज सपोर्ट्स के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो प्राइस डाउनसाइड काफी लिमिटेड लग रही है यहाँ पे। तो भारत फोर्ज में 1200 के नीचे स्टॉप लॉस रखे और 1300 से 1320 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करे। ओके, भारत फौज पे आपका ट्रेड। कविता जी, आपके दो ट्रेड्स इस वक्त के। या वीरेंद्र जी, तो पहला ट्रेड मेरा होगा ऑन एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स एज ऑफ नाउ 2960 के लेवल पर है। आई बिलीव ये काउंटर 3000 के लेवल की तरफ बढ़ता हुआ दिख सकता है। सो 3000 के प्राइस टारगेट के लिए एशियन पेंट्स पर एक बाय ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। स्टॉप लॉस मेंटेन करें 2945 का इन दैट केस। एंड अनदर काउंटर जो मुझे लग रहा है अच्छे मूव बनाता हुआ दिख रहा है, जो कि एबीबी होगा। एबीबी अभी 7031 के लेवल पर है। वंस काउंटर 7050 के ऊपर मेंटेन होता है तो मुझे लगता है 7200 7250 के लेवल की तरफ ये काउंटर बढ़ता हुआ दिख सकता है।
स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना चाहिए 6985 का इन दैट। ओके, चलिए तो ये कविता जी की ट्रेड। राजेश जी, आपके 2 ट्रेड्स। पहला स्टॉक अनुज जी पसंद आ रहा है वो क्यूमिंस इंडिया। ये कंटिन्यूटी बनी हुई है अप ट्रेंड की। स्टॉक को देखे तो ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पे ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है। जिस तरीके से एक स्टेबल स्ट्रक्चर है स्टॉक का इस वोलेटाइल मार्केट में भी, हमें लगता है यहाँ पे आउट परफॉर्मेंस रहेगा। क्यूमिंस इंडिया के अपसाइड के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो आ सकते हैं करीब 3500 की तरफ ये स्टॉक बढ़ते हुए दिख सकता है। 3500 के टारगेट के लिए बाय करने की सलाह है। स्टॉप लॉस जो रखना है वो करीब होगा 3420 के आसपास। दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है एक्साइड इंडस्ट्री। स्टॉक में एक अच्छी रैली के बाद स्टॉक पिछले 7-8 दिनों से देखे तो एक साइडवेज कंसोलिडेशन में देखने को मिला। स्टॉक अपने जो रैली थी उसके हायर बैंड की तरफ ही सस्टेन करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है स्टॉक में जिस तरीके के फॉर्मेशन है यहाँ पे एक मोमेंटम हायर साइड पे आते हुए दिख सकता है। 476 के अपसाइड के टारगेट के लिए बाय करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 462 के आसपास। ओके, मीनवाइल मार्केट अब कोलैप्स कर रहा है लिटरली। खास तौर से बैंक निफ्टी 350 पॉइंट नीचे। बैंक निफ्टी फर्स्ट सपोर्ट को ब्रेक कर चुका है जो 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का था। 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज करीब 48,400 पर प्लेस्ड है यहाँ पर। लेकिन आज बैंक निफ्टी का कोलैप्स क्लियरली निफ्टी को भी इम्पैक्ट कर रहा है। निफ्टी अब करीब 60 पॉइंट्स नीचे 22,382 पर। तीसरी बार ऐसा हुआ है कि इलेक्शन वाले दिन मार्केट में थोड़ी सी वीकनेस थी। ये शायद ट्रेडर्स ने कल भी इसी चीज़ को थोड़ा प्राइसिंग करने की कोशिश करी होगी। कल और आज के बीच में इस तरीके से मार्केट अब कोलैप्स कर रहा है। और एक बार ज़रा वापस बैंक निफ्टी का कॉन्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं, क्योंकि अब जो प्राइवेट बैंक्स हैं वो थोड़े से स्केरी हो रहे हैं। खासतौर से एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक दोनों 1% नीचे हो गए। एचडीएफसी बैंक 1% नीचे और आईसीआईसीआई बैंक भी 1% नीचे। और एक बार कंट्रीब्यूशन देखते हैं दोनों का। एचडीएफसी बैंक का 143 पॉइंट्स का कंट्रीब्यूशन और आईसीआईसीआई बैंक का करीब 100 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन। वॉलेटाइल बहुत है, लेकिन लोअर लेवल से ठीक मतलब एकदम से रिकवरी भी आ रही है, लेकिन दिक्कत है मार्केट में इस समय वीरू। और ब्रॉडर मार्केट भी ख़राब हो रही है। एडवांस डिक्लाइन भी काफ़ी ख़राब हो रहा है इस समय। बिल्कुल, एडवांस डिक्लाइन रेशो खराब होता हुआ मार्केट से डे लो निफ्टी करीब 22,385 पे। कुछ शॉर्टिंग के कैंडिडेट्स की और बात करते हैं यहाँ पर। एक बार आप नवीन फ्लोरिन को लेके आइएगा। आप लेके आइए एसआरएफ है डे लो। यूपीएल वीकेस्ट स्ट्रक्चर। आई थिंक अगर आप इस पुल बैक को देखें, जिस पुल बैक में केमिकल के इस स्टॉक ने बहुत कम पार्टिसिपेट किया था, इस पर विकास आपका सेंस क्या कह रहा है? क्या करना चाहिए? वीक स्ट्रक्चर और कोलैप्स होता हुआ सारे एवरेजेस के नीचे फिर फ्लोट होता हुआ, कोई ट्रेडिंग सेंस आपका यूपीएल पे? अगर देखो तो तीनों स्टॉक के बारे में बोलो तो यहाँ पे एक प्रेशर बिल्ड होते हुए देखने मिल रहा है। हालांकि आज खुलते ही तीनों काउंटर में एक प्रेशर आते हुए देखने मिला है। यूपीएल की बात करो तो ये वापस 50 डीएमए के नीचे ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। आज ही उसने वापस उस लेवल को यहाँ पे ब्रेक डाउन कर चुका है। तो मुझे लगता है जो प्रेशर है यहाँ पे और इंक्रीज होते हुए देखने मिल सकता है। नीचे की तरफ वापस ये काउंटर 430 440 के आसपास फिसलते हुए देखने मिल सकता है। तो यूपीएल यहाँ पे मुझे थोड़ा वीक लग रहा है। एसआरएफ भी अगर देखे जाए तो 2500 के नीचे ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। तो यहाँ पे भी वापस 2400 2380 यहाँ पे डाउन साइड में इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पे वापस रीटेस्ट कर सकता है। तो दोनों भी काउंटर में मुझे लगता है प्रेशर बिल्ड होते हुए देखने मिलेगा। तो 440 के लिए मुझे लगता है यूपीएल नीचे के लिए सेल करके लेके जा सकते। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, अब कुछ लॉन्ग टर्म बात करते हैं। हमारे साथ इन्वेस्को म्यूचुअल फंड के सीईओ ताहिर बादशाह जुड़े हैं, जिनके पास इक्विटी मार्केट में करीब 2.5 दशक का अनुभव है और जो स्टॉक सिलेक्शन में काफ़ी शानदार पकड़ रखते हैं, खासतौर से ब्रॉडर मार्केट में। ताहिर जी, गुड मॉर्निंग। बताइए, थोड़ा मार्केट में इस समय एक बड़ी रैली के बाद एक वॉलेटाइल फेज चल रहा है। ये क्या मार्केट थोड़ा इलेक्शन के आउटकम को लेकर डरा हुआ है या कुछ और रीजंस हैं, और इस समय अप्रोच क्या होनी चाहिए? तो अनुज, ऐसा है कि जाहिर है कि मतलब इलेक्शन का तो डेफिनेटली एक ओवरहैंग रहेगा ही, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर। करीब आने वाले 2-3 हफ्ते में हमें नतीजे समझ में आ जाएंगे। तो बेसिकली एक वो आशंका तो बनी ही रहेगी डेफिनेटली, एंड दैट इज प्लेइंग आउट इन द मार्केट। लेकिन आई थिंक दैट इज नॉट द ओनली थिंग। आई थिंक इलेक्शन के बाद भी देयर आर फ्यू अदर थिंग्स व्हिच आर आल्सो लाइंड अप। तो वैसे देखा जाए तो एक्चुअली आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एक इवेंट कैलेंडर हमारे सामने शायद प्रस्तुत होने जा रहा है। सो देयर इज इलेक्शन से लेके देयर इज ऑब्वियसली द बजट, उसके बाद क्लियरली यूएस इलेक्शंस,
और साथ ही साथ आने वाले और मानसून्स का आउटकम बहुत ही मायने रखेगा इस साल, पर्टिकुलरली जो हमें कंजम्पशन से रिवाइवल की उम्मीद है उसको लेके। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये भी है कि आने वाले कुछ 6 महीने में वी नीड अ बेटर डायरेक्शन इन टर्म्स ऑफ जो इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट का ग्लोबल डिबेट चल रहा है, इंडिया में डिबेट चल रहा है। आई थिंक उसका भी एक निकाल आने वाले 6 महीने में हमें देखने को मिल सकता है। तो आई थिंक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एक ऐसा पीरियड आने जा रहा है जहाँ पे मल्टीपल इवेंट्स लाइंड अप, थोड़ी बहुत अनसर्टेनिटी रह सकती है, और मार्केट हमेशा से ऐसा ही है जहाँ पे अगर कुछ अनसर्टेनिटीज या अगर कुछ बाधाएं रास्ते में दिखाई देती है तो थोड़ा थम जाता है कंपेयर टू व्हाट इट हैज बीन इन द लास्ट मे बी 12 to 15 months। सो यही होने जा रहा है एक्चुअली, उसी का शायद थोड़ा बहुत असर हमें मार्केट में आजकल देखने लग रहा है। एक सेक्टर जिसमें आज बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है वो है एफएमसीजी। ये सेक्टर ने थोड़ा अंडर परफॉर्म किया है। क्या आप एक सेंस बन रही है कि शायद पोस्ट इलेक्शन यहाँ एक बड़ी रैली बने, मॉनसून का थोड़ा इम्पैक्ट, मैनेजमेंट की कमेंट्रीज, आपको कैसे लगे नंबर्स यहाँ पर एफएमसीजी मेजर्स के, और इस सेक्टर पर आपका क्या व्यू होगा? तो यहाँ पे एक वैल्यू अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली एक तरीके से आती जा रही है, और हम भी हमारे वैल्यू स्ट्रेटजीज में इसका कुछ हद तक चयन कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है, वैसे देखा जाए तो एक्चुअली देयर इज लास्ट करीबन 18 महीने से मतलब ये सेक्टर प्रेशर में रहा है, और रूरल रिकवरी को लेके वॉल्यूम ग्रोथ सबड्यूड है इसको भी लेके, और कुछ बीच में हमें रॉ मटेरियल प्राइस में भी वॉल्टिलिटी दिख रही थी जिसके कारण मार्जिन्स पे असर हो रहा था। तो आई थिंक ये तीनों चीजों के अगर हम देखें तो एक तो ऑब्वियसली मानसून का आउटलुक अच्छा बताया जा रहा है, हालांकि रियलिटी हमें देखनी पड़ेगी इन द नेक्स्ट 2 months एज टू व्हाट एग्जैक्टली ट्रांसपायर्स। बट साथ ही साथ एक चीज डेफिनेटली है कि वॉल्यूम ग्रोथ की जो ट्रेजेक्टरी पिछले 1-1.5 साल से करीब 2-3% के एग्रीगेट बेसिस पर रही है इन दिस सेक्टर, perhaps has the potential to improve to more towards a high single digit mark। और बेस इफेक्ट एक रहेगा शायद 2-3 साल से, मतलब हमने रूरल में प्रेशर देखा है, तो एक सिक्लिकल रिकवरी क्लियरली प्रस्तुत हो सकती है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट मानसून का जो एक्सपेक्टेशन है उसको लेके भी एक मार्केट में एक्सपेक्टेशन बनेगी कि यहाँ पे वॉल्यूम ग्रोथ की अपसाइड आ सकती है, और अगर वो होने जाता है तो शायद डेफिनेटली ये सब बहुत सारे स्टॉक्स जो है अपने वैल्यूएशन से हम ये नहीं कह सकते ये बहुत चीप है, लेकिन क्लियरली दे आर ट्रेडिंग एट देयर लोअर एंड ऑफ द वैल्यूएशन बैंड, क्योंकि डीरेट हुए हैं पिछले कुछ समय से। सो आई थिंक इन सब को लेके एक एक्साइटमेंट डेफिनेटली यहाँ पे जायज है, बनती है। एंड कुछ हद तक मार्केट एक रोटेशन ट्रेड भी देख रहा है, क्योंकि इंडस्ट्रियल्स, मैन्युफैक्चरिंग जो गवर्नमेंट पॉलिसी वगैरह को लेके बहुत अच्छी तरह से काम किया है, उनमें से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करके शायद कंजम्पशन की ओर, पर्टिकुलरली वैल्यू कंजम्पशन जो थोड़ा वीक रहा है, उसकी तरफ ध्यान दिया जा रहा है। ताहिर नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। और आई मीन जैसे कि हमने एफएमसीजी पे बात की, आई मीन क्लोजर टू मॉनसून, आई थिंक एक और चीज़, बजट, नई सरकार का गठन, इलेक्शन वर्डिक्ट, इस बीच में आप लोग पीएसयूज पे, आई मीन पीएसयूज में एक धड़ा जिसमें आती हैं डिफेंस कंपनियां, उनमें तो कोई पशुपेश है ही नहीं, सारे स्टॉक्स ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे हैं। पर आप लोगों ने रेलवे स्टॉक्स पे या फिर ओएमसीज पर, अपस्ट्रीम कंपनियों पे क्या व्यू रखा है इस वक्त? तो ओएमसीज में हम फिर भी कुछ हद तक पॉजिटिव है, क्योंकि वैल्यूएशन वहाँ पे अभी भी कंट्रोल में है, या हम कह सकते हैं कि मतलब चीप माना जा सकता है, और सो वहाँ पे फिर भी फेवरेबल व्यू रहा है। लेकिन ओवरऑल एग्रीगेट बेसिस पे पीएसयू हम अगर देखें तो पिछले कुछ समय से व्यू यही रहा है कि पिछले भले ही हमने 12-15 महीने में एक बड़ी स्ट्रॉन्ग रैली, अक्रॉस द बोर्ड रैली हमने पीएसयू में देखी है, लेकिन आने वाले दिनों में शायद द रैली में नॉट बी अक्रॉस द बोर्ड। इट इज पॉसिबल कि कुछ सेक्शंस ऑफ पीएसयू स्टिल डू वेल, बाकी सब बाकी में ऐसे भी हो सकता है कि वी मे नॉट सी एज स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस। तो अब ये है कि नाउ पीएसयूज आर एट मोर और लेस इन मेनी सेगमेंट्स, सब सेगमेंट्स में वो प्राइवेट सेक्टर के पैरिटी पे आ गए हैं, जहाँ पे वी हैव टू मेजर देम इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ग्रोथ। तो उनकी ग्रोथ और उनकी लॉन्जेविटी ऑफ ग्रोथ के संदर्भ में उनके वैल्यूएशंस क्या है, उनको देख के वी हैव टू इन्वेस्ट। अभी वो चीपनेस का जो एक अट्रैक्टिवनेस था पिछले 2-3-4-5 साल से,
आई थिंक वो तो बहुत कम पॉकेट्स ऑफ पीएसयू में रहा है। शायद ओएमसीज इज वन सच पॉकेट वे हम फिर भी उनको मतलब थोड़ा चीप मान सकते हैं। सो आई थिंक इस तरीके से हमें पीएसयू का मतलब वी हैव टू ब्रेक इट डाउन इनटू सब सेगमेंट्स, एंड इस तरीके से आने वाले दिनों के लिए अप्रोच करना पड़ेगा। देयर कुड बी सेगमेंट्स लाइक डिफेंस, जाके वहाँ पे लॉन्जेविटी ऑफ ग्रोथ शायद थोड़ी और ज्यादा दिख रही है, बिकॉज प्रोग्राम्स उनके ऐसे हैं जो शायद मोर लॉन्ग ड्यूरेशन है। रेलवेज में भी ऐसा शायद कुछ हद तक हम आर्ग्यू कर सकते हैं, बट बहुत सारे ऐसे भी सेगमेंट्स हो सकती हैं जहाँ पे आफ्टर इलेक्शंस मे बी देयर माइट बी अ पिकअप, या शायद थोड़ा मॉडरेशन भी हो सकता है इन टर्म्स ऑफ न्यू ऑर्डर फ्लो। सो अगेन मतलब अलग अलग पीएसयूज को अभी अलग तरीके से तोलना पड़ेगा। ओके, ये पीएसयूज पे ताहिर जी का व्यू था। अच्छा ताहिर जी, एक दो स्पेस नए इमर्ज हुए हैं, या फिर आप कह लीजिए कि एक दो साल पहले तक डिलीवर कर रहे थे, लेकिन डिलीवर बीते 1.5 साल से नहीं कर पाए थे, लेकिन अब प्राइस व्यूज मतलब प्राइस टच विजिबल है, स्ट्रेंथ विजिबल है। मैं वाइट गुड सेगमेंट की बात कर रहा हूँ। वोल्टास को देखिए, हैवेल्स को देखिए, जो करंट हीट वेव है उसके मद्देनजर इन स्टॉक्स में मूव तो अच्छा है। यहाँ से अभी भी चेस करने का व्यू है आपका, हैवेल्स को या फिर ब्लू स्टार को या फिर वोल्टास को? आपका सेंस इस स्पेस पे? जैसे ये कुछ जो स्टॉक्स जो आपने मेंशन किए, हमने शायद कुछ महीने पहले हमने इसमें थोड़ा निवेश किया है और हमारे पोर्टफोलियोज में हमने उनकी पोजीशन और वेटेज बढ़ाई है। तब से ऑब्वियसली एक अच्छी रैली भी देखने मिली है। शायद मैं कहूँगा कि मतलब यहाँ पे एक वेट एंड वॉच या होल्ड वाला अप्रोच बनता है। देयर हैव बीन सम ट्रिगर्स जो प्ले आउट हो चुके हैं। हालांकि अगेन ये भी एक ऐसी सेगमेंट है जहाँ पे इन जनरल अगर आप थोड़ा लंबा समय देखें तो पिछले 1.5-2 साल से अंडर परफॉर्मेंस रहा है। स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा नहीं रही है और ग्रोथ में भी दिक्कत है। कुछ कुछ सेगमेंट्स में कॉम्पिटिटिव बिहेवियर थोड़ा अलग किस्म का रहा है। सो आई थिंक ये सब थोड़ा और लंबे अरसे के हिसाब से देखें तो मे भी थोड़ा चेंज होने की तैयारी में लग रहा है। प्लस हमने रियल एस्टेट का एक अच्छा साइकिल अनफोल्ड होते हुए देखा है पिछले 2-3 साल से, तो उसका नॉक ऑन इफेक्ट इन सेक्टर्स पे आने वाले दिनों में पॉजिटिव इफेक्ट पड़ सकता है। बट शायद एकदम इन द नियर टर्म, गिवन दैट एक जो एक्सपेक्टेशन थी इन केस ऑफ रिवाइवल, मार्केट स्टेबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी की स्टेबिलिटी, हीट वेव, वो वाला एक मूव जो है वो शायद इन स्टॉक्स में प्ले आउट हो चुका है। आई थिंक एक वेट एंड वॉच वाला अप्रोच फॉर द नेक्स्ट सम टाइम विल बी अ मोर अप्रोप्रिएट थिंग टू डू। ओके, अच्छा एक आखिरी सवाल मेरी तरफ से। आईटी के नंबर्स आ चुके हैं, कैसा रहा आपके हिसाब से ये अर्निंग सीजन, और क्या आपके पोर्टफोलियो में आईटी स्टॉक्स ओवरवेट हैं, आप अंडरवेट हैं, मार्केट वेट हैं, क्या डिसीजन है यहाँ पर? नहीं तो अनुज, एज फार एज आईटी इज कंसर्न, वहाँ पे मान लीजिए कि एट एन एग्रीगेट बेसिस पोर्टफोलियो वेटेज विल बी शायद न्यूट्रल से थोड़े अंडरवेट वाला ही किस्सा है अभी। लेकिन इंक्रीमेंटली जब भी हम थोड़ा साइडवेज मूवमेंट या एक ऐसा फेज देखते हैं यहाँ पे देयर इज एन डिफरेंस टू दिस सेक्टर, तो एंड वैल्यूएशंस रिलेटिवली थोड़ा मार्केट के संदर्भ में ऐसा कुछ अगर थोड़े अट्रैक्टिव दिखने लगते हैं या इन द कोर्स ऑफ देयर ओन हिस्टोरिक वैल्यूएशंस, तो एक हम उसको थोड़ा पॉजिटिवली देखने के लिए भी राजी है। हमको लगता है कि कहीं ना कहीं मतलब से देखिए, लास्ट ईयर आईटी सेक्टर में एसेंशियली डिबेट ये रहा था कि यूएस रिसेशन, एंड यूएस रिसेशन वाज अ बिगेस्ट टॉपिक of discussion and debate, but recession obviously is off the table right now, और recession के बदले बल्कि यूएस की इकोनॉमी में कितनी स्ट्रेंथ हो सकती है और उसको लेके क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं ऑन इंटरेस्ट रेट्स एक्सेट्रा, वो डिबेट अभी उस प्रकार की हो गई है। तो आई थिंक इकोनॉमिक सिचुएशन एक्चुअली अगर देखा जाए तो धीरे धीरे सुधर रहा है, थोड़ा स्टेबल होते जा रहा है। एंड आईटी कंपनीज की कमेंट्रीज में हमेशा से वो एक मुद्दा बना रहता था कि हालांकि हम जो भले ही हमारे पास ऑर्डर बुक है या पाइपलाइन है या डील्स आ रही है, लेकिन एग्जीक्यूशन स्लो चल रहा है बिकॉज क्लाइंट्स आर वेरी ऑफ इकोनॉमिक कंडीशंस। तो अगर वो चेंज होने जा रहा है तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आगे जाके 1-2 क्वार्टर में ग्रोथ एक्सेलरेशन की उम्मीद बन जाएगी, कमेंट्री शायद चेंज हो जाएगी, और उस संदर्भ में अगर ये इस तरीके के वैल्यूएशंस पे आज हमें कुछ इंडिफरेंस के साथ इन स्टॉक्स में अगर इन्वेस्ट करने का मौका मिल रहा है, तो आई थिंक वी आर नाउ हैप्पी टू बी अ लिटिल मोर कंस्ट्रक्टिव धीरे धीरे इन दिस सेगमेंट। ऑलराइट, ताहिर जी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए मार्केट और सेक्टर्स पर। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हमारे साथ केडियानॉमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया जुड़े हैं, उनसे जानते हैं कि
उन्हें क्या साइंस मिल रहे हैं? सुशील जी, गुड मॉर्निंग। पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी पे बात कर लेते हैं। क्या डर लगा हुआ है मार्केट को? ये क्या ये थोड़ा इलेक्शन का डर है या कुछ और है? थोड़ा हायर लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग है? विक्स जिस तरीके से बढ़ रहा है और निफ्टी जिस तरीके से रोज हाई से फिसल रहा है, कैसे देख रहे हैं इसको आप? देखिए, हम सबको इंटेलेक्ट मिला है, तो वो बुद्धि मिली है, तो उसको दौड़ना ही पड़ेगा बेचारी को। बात इतनी सी है कि ये 300-400 पॉइंट के निफ्टी के करेक्शंस ऑल टाइम हाई के करीब अब दौड़ा हुआ बाजार है, थोड़ा आराम कर रहा है। अगर पीसीआर से अनुरोध है, मेरे स्क्रीन पे निफ्टी की 1 मिनट चार्ट दिखा दे, तो वेरी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। हम तो इस इंतजार में बैठे हैं, चुपचाप बैठो। जिस दिन ब्लू लाइन के ऊपर, जितने भी बजे ब्लू लाइन के ऊपर गया 22,560 के ऊपर, हमने इसको वापस 22,800 के लिए खेलना है। तो इंडेक्स के मूवमेंट सब रेस्ट्रिक्टेड है, ज्यादा वायलेंट मूव्स इंडिविजुअल स्टॉक्स में हो रहे हैं, और इंडेक्स तो अब यहाँ पे तो इतना खा पी चुका है, उसको पचा रहा है। अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे जाता हूँ निफ्टी पे, तो आप ये देखो, ये ऑल टाइम हाई के आसपास अभी थोड़ा स्ट्रगल करेगा, यहाँ टाइम पास करेगा, कंसोलिडेट करेगा। ग्लोबल इंडिसेस, एसएनपी, नैस्डैक, वो सारे वापस न्यू हाई की तरफ भाग रहे हैं। डैक्स भाग रहा है, फुटसी का ऑलरेडी हाई हो चुका है, तो शायद नीचे उतरेगा। अब अगर आपके मैं बैंक निफ्टी के ऊपर एक अनुमान लगाता हूँ, तो अब आप ये देखो, ये जो करेक्शन हो चुकी बैंक निफ्टी में आवरली चार्ट पे फ्लैगिंग पैटर्न बन रहा है, तो ये थोड़ा सा दुख देगा 1-2-3 घंटे और ट्रेड अगर करना है, ये ब्लू लाइन के ऊपर जहां गया 49175 के ऊपर वापस तेजी का ट्रेड करेंगे। ये है शॉर्ट टर्म कुछ दिनों की बात। पर लार्जर टाइम होराइजन पर बैंक निफ्टी अगर मैं अभी बात कर रहा हूं, तो साथ में ऐड कर दूं, कुछ देर में हमें उस पर भी विचार करना चाहिए। एक एक करके सारे के सारे फाइनेंशियल स्टॉक्स, फाइनेंशियल वैरायटी, चाहे वो एएमसीज हो, चाहे वो इंश्योरेंस कंपनीज हो, चाहे ब्रोकिंग कंपनीज हो, और काफी सारे बैंक्स भी लॉन्ग टर्म टॉप्स बनना शुरू हो गए इनमें। तो बैंक निफ्टी को थोड़ा सा हट के देखना है। एक बार 50,500 तक की बैंक निफ्टी में जगह बाकी दिखती है, पर हो सकता है निफ्टी मच मोर हायर चला जाए और बैंक निफ्टी लैग करने लग जाए। ओके, चलिए ठीक वेरी शॉर्ट टर्म में यहाँ बेच के कोई बहादुरी नहीं दिखती है। घंटे 2-3 घंटे में जब भी बाई सिग्नल आएगा निफ्टी बैंक निफ्टी, अभी फिलहाल लेके ही व्यापार करने का मन है। ओके, चलिए, तो ये बात होगी निफ्टी और बैंक निफ्टी पर। एफएमसीजी में आज शानदार मोमेंटम है। बहुत दिनों के बाद इस तरीके का वन वे रैली बड़े स्टॉक्स में, एफएमसीजी के स्टॉक्स में। सुशील, यहाँ पर आप पॉजिटिव रहे हैं, कोई फ्रेश आइडियाज इधर? देखिए, अब जब वो जब उछाल आ जाता है, तो उस वक्त सौदा करके फिर वो कॉस्टली पड़ता है। तो ये जितने भी स्टॉक्स अब उछल रहे हैं, ब्रिटानिया हो जो कल बुरी तरह फट गया, या आज मैरिको फट गया, तो व्यापार तो बेसिकली किसी भी चीज का कीजिए, सस्ता लीजिए, महंगा बेचिए। तो अब बाकी लोग ले रहे हैं जंप कर करके ब्रेकआउट्स पे, तो हम तो लोडेड हैं पहले से, हमें कुछ नया करना नहीं है। एशियन पेंट्स की एक चार्ट थोड़ी सी संदेहास्पद है, इसके कारण अगर वो एक बार थोड़ा सा रूठा हुआ ऐसा लग रहा है, तो अगर वो भी लिफ्ट ऑफ दे दे, तो फिर पूरा सेक्टर लिफ्ट ऑफ कर जाएगा। अदरवाइज एक एशियन पेंट्स की चार्ट अगर इस स्विंग हाई को 3006 के ऊपर निकल जाए, तो फिर पूरी की पूरी एफएमसीजी इंडेक्स बड़ा ब्रेकआउट ऊपर का दे देगी। नहीं है तो हो सकता है कि यहाँ थोड़ा सा माइल्ड टेपिड फिर टाइम पास एशियन पेंट्स, इस पेंट्स के स्टॉक्स को छोड़ के करीब करीब पूरा एफएमसीजी सेक्टर अच्छे मोमेंटम में है। ओके, सुशील जी, आपने मेटल्स पे काफ़ी शॉर्ट की बात भी थी, और अब मेटल इंडेक्स बहुत पिछले 3-4 दिन से अनवाइंडिंग मोड में है, कुछ प्रेशर विजिबल है यहाँ पे। अभी ऊपर लेवल्स, हायर लेवल्स पे क्या शॉर्ट और ऐड किया है आपने स्टॉक फ्यूचर्स में? देखिए, जो मेटल्स की जड़ में जो बेस मेटल्स की चार्ट्स हैं, चाहे वो कॉपर हो, चाहे एल्यूमिनियम हो, चाहे जिंक हो, उनमें सब में अब 30 से 35% तक के करेक्शन की जगह बन गई है। वो 1-2% की रीबाउंड पे कुछ लोग ट्विटर पे ट्रोल वोल शुरू कर देंगे, उससे अफेक्टेड नहीं होना चाहिए इंसान को। जड़ में लॉन्ग टर्म में बेस मेटल्स में बड़ी तेजी बाकी है, तो उसके पहले 25-30% करेक्शन आ जाए और हम इनके स्टॉक्स को लेके बैठे रह जाए, तो अधर्म हो जाएगा। तो इसलिए जब ये अंडरलाइंग बेस मेटल्स की चार्ट्स पे भी अब मोटा करेक्शन का पिक्चर बनने लग गया है, तो हमारी तत्परता हिंडाल्को में अब शॉर्ट्स को बढ़ा लेने की है। हम वेदांता भी सिग्नल आने पे बेचने में हिचकिचाएंगे नहीं बिल्कुल भी। वैल्यूएशन, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, ये सारी अलग अलग चीजें हैं। और आपके नाल्को जो
100 रुपए के भाव पे हम बहुत ज्यादा बुलिश थे, 200 तक, 190 तक आने में। मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा 190 वाला वापस 90 हो जाए। देर आर रीजंस जिसकी वजह से कुछ स्टॉक्स की पी रेशियो हमेशा नीचे रहती है, कुछ स्टॉक्स की पी रेशियो हमेशा ऊपर रहती है। पी रेशियो देख के ट्रेडिंग नहीं कर सकेंगे। तो बेस मेटल ड्रिवन जितने भी स्टॉक्स हैं, वो मुझे लगता है अगले 3 से 5 महीने के अंतराल में भारी करेक्शन दे दें, और कोई और सेक्टर्स आएंगे जो बाजार को ऊपर रखेंगे। घूम फिर के सारे स्टॉक्स एक साथ ऊपर और नीचे तो जाते नहीं है। अच्छा, मन्नापुरम और मुथूट पे आपका टेक क्या है? आई मीन अभी एनबीएफसीज की चर्चा हुई, गोल्ड ने इनको एक बड़ा मूव दिया सुशील जी, और अप्रैल का महीना इसने, और इनफैक्ट मेरे ख्याल से मिड मार्च से लेकर अप्रैल मिड तक अच्छा पैसा बना, इवन एंड तक अप्रैल की सीरीज के। अब पिछले 3-4 दिन से पेन बढ़ रहा है। कोई शॉर्ट कॉल, लॉन्ग पुट आप लोगों ने ऐड करी है मुथूट मन्नापुरम पे? देखिए, इतनी बाजार में तेजी हो के भी, गोल्ड में भी तेजी हो के भी, मन्नापुरम के आप ये वीकली चार्ट को देखिए, ये अगर अपने न्यू हाई को भी नहीं बना पाया है, और ये नीचे 81 रुपए से जो चाल आई है, बुल मार्केट पैटर्न, ये महज एक रैली है। का टॉप ऑलरेडी यहाँ हो चुका है, का टॉप ऑलरेडी यहाँ पर नवंबर 21 में हो चुका है, तो हम 24 में हैं, और 2.5 साल बाद भी ये स्टॉक न्यू हाई नहीं बना पाया, एटमोस्ट रिट्रेस किया है। तो अभी सुनने में विभत्स लग सकती है ये बात, वास्तविक विभत्सता तो ये ऑलरेडी है ना, कि इतनी तेजी गोल्ड में, इतनी तेजी शेयर बाजार में, फिर भी ये स्टॉक 3 साल हो गए न्यू हाई नहीं बना पाया। खुले फॉल में मैं 1-2 दिन की इंट्राडे ट्रेडिंग, कॉल पुट वाली ट्रेडिंग के व्यूज ले नहीं पाता हूं, तो मैं जो ले पाता हूं वही बताता हूं। 3-6 महीने का व्यू लेकर के स्टॉक को शॉर्ट करके बैठ जाओ, ये 60 रुपए में भी आपको काटने मिल जाएगा। 1/3 हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, और 80 रुपए का आना चाहिए 188 का स्टॉक। तो ये 100 रुपया घट जाए 190 रुपए की स्टॉक, इसमें 1-1.5-2 रुपए के स्टॉप लॉस लेके हर घंटे ट्रेडिंग करने से वो पैसा नहीं बनेगा। छोटी पोजीशन लीजिए, बड़ा स्टॉप लॉस लीजिए और शांति से बैठ जाइए। तो मन्नापुरम का अगर ये पिक्चर है, मुथूट में मुझे क्या वजह बनेगी, ये हमेशा होता है, बहुत सारी वजह हो सकती है तेजी की भी और मंदी की भी। तो तेजी और मंदी होने के बाद जो वजह सबसे ज्यादा फिट बैठी, उस पे कंसेंसस मार्केट का बाद में ही आता है। लाइफ में भी वैसा ही होगा, मार्केट में भी पहले ही वजह बता दो, सारी बात बता दो, तो फिर सब कुछ पता ही चल गया, तो फिर रिस्क कहाँ लिया आपने। तो अब ये मुथूट की भी आप वीकली चार्ट पे देखिए, इतनी पूरे भारत में तेजी है, इतनी बाजार में तेजी, इतनी गोल्ड में तेजी, डबल टॉप बन रहा है। जब तक ये लास्ट वीक के हाई के ऊपर नहीं जाता है 1731 के ऊपर, ये स्टॉक अब हमने शॉर्ट कर करके बेच के लेने की कोशिश करेंगे, स्टॉप लॉस लग जाएगा तो फिर ध्यान बदल जाएगा, फिर नई चार्ट आपके सामने लेके आएंगे। शॉर्ट टर्म में अप ट्रेंड खत्म हो चुका है, देखिए ये अप ट्रेंड लाइन के भी नीचे जा चुका है, मोमेंटम में भी डाइवर्जेंस है। तो एक 6 महीने के व्यू में ये 1650 वाला स्टॉक, मतलब ये कहाँ से शुरू हुई थी इसकी, 900 से चाल, ये 900 को भी नीचे चला जाए, ये व्यू लेके अभी हमने इसको शॉर्ट करना है। एक स्टॉक जहां पर आपने ऑलमोस्ट बॉटम कैच किया था वो था नवीन फ्लोरिन। आज हालांकि हल्का सा नीचे, लेकिन मूव्स अच्छे रहे हैं यहाँ पर। अब आप यहाँ प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, अपने क्लाइंट्स को प्रॉफिट बुक करा रहे हैं या होल्ड करने को बोल रहे हैं? जी, देखिए जो लोग जम के ट्रेडिंग करते हैं ना, उसकी प्रॉफिट बुकिंग तो यहीं से शुरू हो गई थी, पर हमने फॉर्मली अपने क्लाइंट्स को कल गेट आउट का कॉल दे दिया कि खा के मुनाफा निकल जाइए। क्या पता वापस 3050 के भाव में लेने का मौका मिले, क्या पता 3150 में लेने का मौका मिले, तो हमें नहीं पता। पर निवेशकों के लिए जब भी ये नीचे आता है, मुझे लग रहा है ये जो पैटर्न है ना नवीन फ्लोराइन के डिक्लाइन का, ऐसे भी जो रिजल्ट है, ये लॉन्ग टर्म बॉटम हो चुका है 3000 के भाव। अब घूम फिर के जब जब नीचे के डिक्लाइन में पकड़ में आएगा, तो ले लेके हमने 6 महीने से 8 महीने के व्यू में 500-5800 तक की जगह पकड़ के बार बार इसको लेके ही बेचेंगे। शॉर्ट सेल 400 रुपया घट जाएगा, मुंह में पानी आ रहा है, वो अच्छी बात है। लार्जर ट्रेंड को देखते हुए लीजिए, मुनाफा खाइए, निकल जाइए, शॉर्ट वॉट मत कीजिए। यही सलाह हमने अपने क्लाइंट्स को दी है, यही सलाह हम आपके भी दर्शकों को दे सकेंगे। जो फुल टाइम स्क्रीन ट्रेडर्स है वो 400 रुपए की डाउन साइड ट्रेडिंग कर सकते हैं, पर माल लेके चुपचाप बैठे कोई नीचे के डिक्लाइन में, तो ये सारे केमिकल्स के स्टॉक्स की तरह नवीन फ्लोराइन में मुझे लगता है 50-60% आगे बढ़ जाए। ऑलराइट सुशील जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगले मंगलवार आपसे फिर बात करेंगे। थैंक यू सो मच। ओके, चलिए अब इस शो को यहाँ समेटते हैं। मार्केट एट डेज लो, निफ्टी 85 पॉइंट नीचे, बैंक निफ्टी 400 पॉइंट नीचे और मिड कैप इंडेक्स का हाल बुरा।
एडवांस डिक्लाइन खराब 1:2 और आज सुबह ये लग रहा था कि मार्केट आज फिर इस तरीके की कहानी दोहराएगा। नीरज जी आ गए ट्रेडर्स हॉटलाइन लेकर। नीरज जी गुड मॉर्निंग, ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग अनुज। आज इलेक्शन का दिन है। आज इलेक्शन का दिन है, 2 बार इलेक्शन के दिन गिर चुका है मार्केट और तीसरा